औरंगजेब के बीच में संघर्ष का। अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन 1679। लेकिन इससे एक पहले दुखद बात मैं आपको बताऊं सर कि मैं नाथद्वारा कितनी बार गया हूं, आप भी गए होंगे, कहीं ये मेंशन्ड नहीं है, कहीं कोई बड़ा बिलबोर्ड नहीं है, कहीं कोई एक कोई कुछ तो कैसे होगा साहब, हम लोग जो हैं वो हम लोग सेक्युलर हैं ना। तो सेक्युलर का मतलब होता है कि हम किसी भी आतताई का, किसी भी दुर्दांत नृशंस बलात्कारी का, उसका हम रोया नहीं दुखा सकते ना। कितनी पीड़ा होगी उसको अगर उसको पता चलेगा कि वो एक मंदिर नहीं तोड़ पाया, बताइए। हाँ, ये बात तो है। ऑन अ कॉस्मिक स्केल हमें ये पाप नहीं करना चाहिए। हमें हम हमारे मंदिरों को भी तोड़वाना चाहिए, हमारे देवताओं का अपमान भी करवाना चाहिए, हमारी बच्चियों का भी शीलभंग करवाना ऐसा ही चाहिए, है सभी ना, कुछ होना वही चाहिए। तो। ये बात तो सही है। हमारे तो तथाकथित राष्ट्रपिता तो ऐसा ही कहेंगे ना। हाँ, उसका बस चलता तो वो स्वयं भी लेट ही जाता। तो तीसरा जो प्रकरण आता है वो आता है जजिया का। और उस जजिया से पहले एक बात जो महाराजा जसवंत सिंह जी मारवाड़ के साथ में क्या घटना घटती है। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी के बड़े बेटे पृथ्वीराज को औरंगजेब पहले ही मरवा चुका था। वो बहुत ही प्रतापी राजकुमार थे और जसवंत सिंह जी बिल्कुल टूट चुके थे अपने बड़े पुत्र की हत्या के बाद और विवश थे, कुछ कर नहीं सकते थे। अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ते वक्त वहां उनको जहर देके मारा गया। उनको घायल अवस्था में जब यहाँ लाया जा रहा था तो उनको रास्ते में वीर दुर्गादास राठौड़ उनके सामंत थे और अन्य सामंतों ने पूछा कि महाराज साहब आप अपना शरीर छोड़ दें, आपका प्राण क्यों अटके हुए हैं, आप क्यों इतने कष्ट में हैं। तब वो वचन लेते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ और अन्य सामंतों से कि जो मेरा बच्चा इस वक्त मेरी रानी के गर्भ में है वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इस बात का वचन दें तो मारवाड़ मैं का, प्राण त्याग मारवाड़ का, सॉरी मारवाड़ी बोला मैं मेवाड़ बोल दिया, मेवाड़ बोलते हैं। सॉरी मारवाड़ जोधपुर का। तो वीर दुर्गादास राठौड़ इस बात को बिल्कुल अपना अपना वचन देते हैं और औरंगजेब जसवंत सिंह जी की पत्नी को और उनके निवास की सब स्त्रियों को अपने पास आगरा बुला लेता है, दिल्ली दिल्ली बुला लेता है और वहां उनको नजरबंद करके रखता है जब तक कि बच्चा अजीत सिंह का जन्म नहीं हो जाता है और कहता है कि इसे हम इस्लामिक तरीके से इसे बड़ा करेंगे और सही समय पर इसे जोधपुर का राजा बना देंगे, जोधपुर का नवाब बना देंगे। इस पर जोधपुर के राठौड़ बिल्कुल उबल जाते हैं दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में और वे कहते हैं कि नहीं, आप हमारा बच्चा हमें दे दें और हमारा ये उत्तराधिकारी है, महाराजा जसवंत सिंह जी का पुत्र है, इसे हिंदू रीति रिवाज से हम जोधपुर में ही पालेंगे। औरंगजेब मना कर देता है। इस औरंगजेब की भी किस्मत फूटी हुई थी कि ये ऐसे ही पंगे लिया करता था, छत्रपति शिवाजी महाराज से लिया था तो वो भी फलों की टोकरी में निकले। अब जब अजीत सिंह जी से लिया तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको भी फलों की टोकरी में, जो महाराजा जसवंत सिंह जी की पत्नी थी वो मेवाड़ की बेटी थी, उनको निकलवाया और बच्चे इन्फेंट अजीत सिंह को भी निकलवाया। 500 मारवाड़ के राजपूत अपनी पत्नियां, अपने बच्चों और अपने निकट संबंधियों को बारूद से उड़ा देते हैं दिल्ली में। वो जगह आज भी है, मैं कल ही पता चला है कि वो स्मारक आज भी वहां पे दिल्ली में कहीं पर है, ढूंढना पड़ेगा मुझे। बारूद से ये साके का भी नेक्स्ट लेवल था। यानी एक तो हमने सुना था कि जो जौहर और साका होता था कि युद्ध में मारे जाते थे, एक होता था जल जौहर जो रणथंबोर में हमीर देव चौहान की बेटी पद्मला ने किया था कि वो जल में डूब के मर गई थी पत्थर बांध के जब मुगल आतताई आए थे। और तीसरा ये बारूद जौहर कि बारूद से अपनी पत्नी अपने बच्चों को उड़ा देते थे। तो उसके बाद ये 500 लोग निकलते हैं और वो बच्चा और वो जो फूल की फलों की टोकरी में उनको डिफेंड करते हुए 10,000 मुगल आर्मी इनको चेज करती है। एट अ टाइम 15-20 राजपूत रुकते थे, उस आर्मी को एंगेज करते थे तो वो 1 घंटा आगे निकल जाते थे। ये लोग ऐसे करते करते मरते 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 ये लोग बलूंदा जोधपुर के अंदर पहुंचते हैं। वहां ठाकुर मोखम सिंह बलूंदा अपने यहाँ पर इनको लेते हैं और छोटे नन्हे बालक अजीत सिंह को सिरोही के जंगलों में पाला जाता है। दुर्गादास राठौड़ तब महाराजा राज सिंह जी के पास जाते हैं, महाराणा राज सिंह जी के पास, और उन्हें कहते हैं कि आप इसको मेवाड़ का प्रश्रय दें। और राज सिंह जी खुले मन से कहते हैं
कि मारवाड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा मेरा कर्तव्य है, मैं इसका मामा हूं, ये मेरा भांजा है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। ये तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है औरंगजेब के साथ में, जो कि महाराजा राज सिंह जी का था। 1679 में औरंगजेब 79 में औरंगजेब पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जजिया कर लगा देता है, ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट कर देता है, जिसके विरोध में महाराणा राज सिंह जी उसको एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर भी मैंने अपनी पुस्तक के अंदर उद्धृत किया है। बड़ी उसमें तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप गरीब लोगों से क्यों धन चूसना चाहते हैं, आपको लेना है तो अब हमारे जैसे राजाओं से लीजिए। और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ताना भी मारा था इसको, औरंगजेब को, कि अगर तेरे में दम तुम्हारी है हिम्मत हो तो राज सिंह जी से लेकर दिखाओ। मेवाड़ के राज सिंह से तो जजिया लेके दिखा, तब मानेंगे तेरे जजिया को, गरीब आदमी से क्या जजिया लेता है। तो ये सारी भूमिका जिसपे कि देखिए, महाराणा राज सिंह जी जो थे वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत एक्सट्रीमली एम्बिशियस, एक्सट्रीमली पोलराइज्ड हिंदू, कट्टर हिंदू थे बिल्कुल। और स्त्रियों की रक्षा करना उनके जीवन का, क्षत्रिय धर्म का, उनकी उनकी फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो इतने एग्रेसिव हिंदू राजा से औरंगजेब ने गलत पंगा ले लिया और कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी मेवाड़ की कि चूंकि 50 साल से मेवाड़ लड़ा नहीं था, मेवाड़ के पास न तो पैसे की कमी थी, न फायर आर्म्स की कमी थी, न आर्मी की संख्या की कमी थी, न संसाधनों की कमी थी, न विल पावर की कमी थी। जब राज सिंह जैसा नेता उनको मिला हुआ था, जो जो राजा था, जो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी के धनी थे महाराणा राज सिंह जी। एक जगह पर एक प्रसंग आया है, मैंने अपनी पुस्तक में उद्धृत भी किया है उसको, कि दो जनों को ये लोग थोड़ा ऐसे टेम्परेरी ट्रूस के लिए राज सिंह जी भेजते हैं। तो चित्तौड़ के अंदर बड़ा नरसंहार उस वक्त कर रहा था, एक नाम ध्यान बोल, अब्दुल्ला खान ऐसा कुछ था। तो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितनी सेना है। वो जो मुगल जनरल था बड़े अहंकार से पूछता है, तो वो बोलते हमारे पास 26,000 घुड़सवार है। तो बोला कि आलमगीर के पास में तो 1 लाख घुड़सवार है, तुम कैसे युद्ध करोगे। तो मेवाड़ के राजा, तुमसे युद्ध करने के लिए 26,000 घुड़सवार पर्याप्त हैं, 26,000 में ही तुमको ठोक देंगे हम। पर आप कल्पना करें 26,000 घुड़सवार उस समय मेवाड़ के पास होना। और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, 3 फ्रंट्स पे जो लड़ाई लड़ी राज सिंह जी ने, उनके 2 बेटों ने, जय सिंह और भीम सिंह ने, कोई देयर वाज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेस, पूरे भरे पूरे खुल के टक्कर लिए इन्होंने। तो जजिया लगने के बाद में जो रहा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, या ये समझे कि एक जो कोल्ड एक ट्रूस थी मेवाड़ और मुगलों के बीच में, वो भी समाप्त हो गई। और औरंगजेब स्वयं अपने 2 बेटों परवेज और 3 बेटों मुअज्जम और अकबर नाम का इसका एक बेटा था, उन तीनों को वो अलग अलग दिशाओं से, उस वक्त परवेज दक्षिण में था, मुअज्जम अफगानिस्तान में था और ये अकबर दिल्ली में था, इन तीनों को बुलाकर मिलकर ये सब लोग मेवाड़ पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। ये 2 साल की कैंपेन चली, 1679 से लेके 1680 दिसंबर तक, जब तक कि उसको पराजित करके राज सिंह जी वापस औरंगजेब को अजमेर दिल्ली भेज देते हैं। और 1680 की दिसंबर में उनके भोजन में जहर मिलाकर औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है। तब तक ये सारा प्रकरण 2 साल तक भरपूर पिटाई करी है इसकी। और गिरफ्तारी का क्या है प्रसंग, ये जो सबसे रोचक आपने बात बताई कि गिरफ्तार करते हैं तो वो क्या है, वो बताएं, क्योंकि वो मैंने भी नहीं सुना कभी, सही बताऊं तो आपको। मैं उस पर शोध कर रहा हूं सर। अभी हुआ क्या कि टॉड ने एक जगह लिखा है, टॉड ने लिखा कि वो दर्रों में अकबर को ये किया और मुअज्जम को ये किया, परवेज को, व्हेन ही इज डिस्क्राइबिंग द वॉर, द एंटायर वॉर। उस पर भी हमें 10 मिनट बात करनी पड़ेगी कि एंटायर वॉर में हुआ क्या था। बट अगर औरंगजेब की गिरफ्तारी की बात करें तो टॉड इज कोटिंग रॉबर्ट ओरमे। रॉबर्ट ओरमे एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं जो कि ही प्रीडेट्स टॉड। 1830 में हुए थे और ये 1700 समथिंग में हुआ था। तो ही इज क्लोजर टू व्हाट राज सिंह जी वाज, एंड ही वाज क्लोजर टू द
जिसे कहते हैं ना अपन, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और वो सब, हम्म। वो उन लोगों से मिला भी था। और औरंगजेब को, औरंगजेब के बारे में बहुत डिटेल उस आदमी ने स्टडी करी है। मैं उसकी पुस्तकें मंगाने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन क्लियरली औरमे ने लिखा है कि मेवाड़ के दर्रों में राजपूतों ने आगे पेड़ काट के एक रास्ता बना रखा था, उस पास को बंद कर रखा था, और पीछे जब वो आने लगी तो वहां पर भी उन्होंने उनको इस तरह से एक नैरो गेज के अंदर घेर लिया, और ऊपर आराम से बैठे या आराम से, मजाक उड़ाया, ऊपर जरा सा भी हिले तो पत्थरों की ऐसी बारिश हो, वो भील और मेवाड़ के सेना ऐसी बारिश करें कि वो एक सेकंड में सबके सब मारे जाएं। लेकिन राज सिंह जी मेरे ख्याल से इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। आफ्टर ऑल, अगर एक मुगल अ, राजा को मार डालना ही हो जाता तो फिर वो बहुत बात बढ़ जाती। पता नहीं उस समय क्या परिस्थिति थी, राज सिंह जी ने इसको छोड़ा, इस दो बार इस आदमी को छोड़ा। और रॉबर्ट ओरमे ने क्लियरली लिखा है, और राजेंद्र शंकर भट्ट जी ने अपनी पुस्तक राज सिंह और औरंगजेब का पूरा इसमें वर्णन किया है। उन्होंने गिरफ्तारी का तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि औरंगजेब अल्टीमेटली अपनी जान के डर से वापस अजमेर चला गया, मेवाड़ की कैंपेन को बीच में छोड़कर अपने तीनों पुत्रों के पास। तो उसको भी अगर हम कनेक्ट करें तो ये पता, और इस पर थोड़ा और शोध होना चाहिए हमें, और थोड़े प्राइमरी सोर्सेज चाहिए जो हमें सिद्ध कर सकें कि औरंगजेब वाकई गिरफ्तार हुआ था। अभी तक टॉड और ओरमे का ही जो बयान है वो उसको हम मान के चल रहे हैं। ये 3-4 जगह पर प्रकरण आया है कि इसकी जो पत्नी थी उदयपुरी करके, सर्केशियन वाइफ थी, कोई फॉरेनर थी, वो अरेस्ट हो जाती है, और उसको फिर ससम्मान राज सिंह जी अपनी बहन मानकर, जैसा कि राजपूतों की ट्रेडिशन था कि हम किसी की स्त्री को पकड़ते थे तो कभी उसका यौन शोषण हमारी कल्पना में भी नहीं था, होना भी नहीं चाहिए। स्त्री तो किसी की भी हो, सम्मान योग्य है। तो ये 3-4 जगह पर डॉक्यूमेंटेड है। तो समझने वाली बात ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रानी कहीं और चल रही थी और औरंगजेब कहीं और था। अगर उदयपुरी जो है, उसका नाम ही उदयपुरी, UDEPERR, उदयपुरी, अगर वो गिरफ्तार हुई है और वो 4-5 जगह बिल्कुल कंफर्म्ड वीर विनोद में भी लिखा हुआ है, तो फिर तो औरंगजेब भी गिरफ्तार हुआ ही था। ये एक मुझे लगता है कि और ठीक है, हमारे अगर बीच में शौर्य के विरुद्ध था कि हम सिविलियन पॉपुलेशन का कुछ नहीं करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि दुष्टों के साथ दुष्टता करने में कोई बुराई नहीं है। कि ये इस वजह से जो है, इनको ये निश्चिंतता रहती थी मुगलों को कि अगर वो हार भी गए तो ये राजपूत और ये मराठे, ये तो हमारा कुछ कोई हमारी सिविलियन पॉपुलेशन का बुरा करेंगे नहीं। और यदि ये जीत जाते थे तो ये पूरी तरह से तहस नहस करते थे आपके मंदिर, बिल्कुल सही कह रहे आपके हैं सर आप। रिसोर्सेज, आपके सिविलियन पॉपुलेशन, आपकी औरतें, किसी को नहीं छोड़ते थे। तो ये जो है, ये काम सिर्फ एक बार हुआ है, जब इसी तरह का, जब सालार जंग गाजी जो है ये गया था, वो बैटल ऑफ बहराइच जिसकी बात करते हैं हम, महाराजा सुहेल देव थे, तो महाराजा सुहेल देव ने बिल्कुल वही ट्रीटमेंट इनके साथ किया जो ये करते थे हमारे साथ। उसके बाद ये 150 साल तक वापस नहीं आए थे। अब आपके मन के लिए बता दूं, सोहेल देव के तो नमन है उस महापुरुष को, अगर उन्होंने ऐसा किया था। राज सिंह जी के बेटे भीम सिंह ने गुजरात के अंदर जाकर ईडर में और उसके आसपास के इलाकों में 300 मस्जिदें तोड़ी हैं। ये वीर विनोद में लिखा हुआ है। दूसरा, इनका एक मिनिस्टर था, सिविल मिनिस्टर दयाल शाह, उसको मालवा भेजा राज सिंह जी ने, तो उसने वहां कुरान को जला के और सारे मस्जिदों के मौलवियों का के दाढ़ियां मुंडवा दी, और 150 से अधिक मस्जिदों को जमींदोज कर दिया उस आदमी ने। तो मेवाड़ ने भी सीख लिया था कि इनकी भाषा में ही इनका प्रतिकार किया जाए। पर वहां बात हो रही थी महिला की, तो बिल्कुल आप उचित कह रहे हैं कि हमें इन दुर्दांत हत्यारों के साथ में कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी। आप कल्पना करें सर, 1680 में औरंगजेब की गर्दन अगर काट दी होती राज सिंह जी ने, 27 वर्ष वो नीच आदमी उसके बाद जिया, आज भारत का डेमोग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, हो सकता है पाकिस्तान ही ना होता आज, अगर अगर औरंगजेब को मार डाला गया होता तो। ये सावरकर जी ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया है उन्होंने।
उसको इन्होंने सगुण विकृति कहा है, सगुण विकृति। और जो उसका जो संदर्भ है वो गौहर बाई है, जो गौहर बाई को कल्याण के ठिकानेदार के बहू को लेकर आए थे, शिवाजी के सामने पेश किया था, उन्होंने ससम्मान वापस किया था, तो उसको सावरकर कहते हैं ये सगुण विकृति है, और सगुण विकृति भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि हम बाकी महाराणाओं को तो एक पोस्टेरिटी के अंदर एक लीवे दे सकते हैं कि वे इस्लाम का सच्चा स्वरूप नहीं जानते थे, लेकिन राज सिंह जी तो सब जानते थे। इनका धोखा देने की प्रवृत्ति, इनकी चालबाजियां, और ये एक अक्षम्य, ये एक ऐसा टोला है जिसको कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। ये केवल और केवल शक्ति और सामर्थ्य की भाषा ही समझता है। दया, करुणा, ममता इन जैसे मलेच्छों को समझ में आती ही नहीं है। लेकिन दक्खन पोस्टेरिटी में में औरंगजेब जो था 27 साल तक अटका रहा दक्खन में, हाँ और उसने बहुत से गढ़ जीते। लेकिन आप मराठों को देखिए, मराठों ने उसका ऐसा हिसाब किताब कर रखा था कि पहले बहुत छकाते थे, फिर उस जैसी इसकी आदत थी कि उसमें से पूरे 27 साल में सिर्फ 2 या 3 गढ़ हैं जो उसने लड़के जीते, बाकी सब उसने रिश्वत देके जीते। और उन्होंने ऐसा परफेक्शन कर रखा था 27 साल में, पता नहीं कितनी बार उससे रिश्वत ली और छोड़ के चले गए, और उसके बाद कुछ दिन बाद आए, वापस कब्जा कर लिया। तो उन्होंने पूरा सिस्टम बना लिया था कि इससे रिश्वत लेके गढ़ वेकेट कर देते थे, तो ये कुछ दिन खुश होता था, और फिर ऐसे टाइम पे वेकेट करते थे जब बारिश आने वाली होती थी। फिर वहां पे वो जब तक सेलिब्रेट करता था, बारिश आ जाती थी, वहीं फंस के अटक के बैठ जाता था। तभी तो 27 साल अटका रहा वहां पे। बिल्कुल ठीक बात है, बट 27 साल अटकने के अंदर ये भी था कि इस तरह से जूते मारकर इसको यहां से भगाया गया मेवाड़ से। इसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मेवाड़ के पार पाना अब असंभव है, विशेषतर अब जबकि मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदिया, जब इनके बीच में अलायंस हो गया, तो उसके बाद तो मुगलों का खेल राजस्थान में समाप्त हो चुका था। बिल्कुल। तो इस शौर्य अगर गाथा प्रॉपर के वॉर लिए की बात आपको कर लें कि जब लड़ाई हुई तो कौन सी? मैं ब्रीफली समाप्त कर दूं बात की, जो एक्चुअल वॉर हुआ राज सिंह जी और औरंगजेब के बीच में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ कि 1679 में जब ये आया, तो राज सिंह जी ने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के तहत पूरी जनता को खाली करवा लिया मैदानों से। ये पहले भी हुआ था, प्रताप ने किया था, महाराणा हमीर सिंह ने किया था, बापा रावल ने भी किया था। मेवाड़ के अंदर ये प्रथा थी कि जैसे ही कोई दुर्दांत हत्यारा आता था 1,00,000-2 लाख की सेना लेकर, तो जनता पहाड़ों में चली जाती थी और उसको पानी के कुओं में जहर डाल दिया जाता था। यानी पानी की सप्लाई भी मुगलों को अजमेर से होती थी, अगर वे वहां का पानी पीते तो मर जाते। और पहाड़ों में भील, हमारे जो भील, जो जिनको हम आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, वो हमारे रक्षक थे, हमें खाना खिलाते थे, हमारा ध्यान रखते थे, हमारे बच्चों की, और एक घेरा बनाकर बैठते थे महाराणा के चारों तरफ। एक इम्प्रेग्नेबल फ्रंटियर था भीलों का, जिसको कि कोई दुर्दांत, कोई सी वो बिकाऊ विकाऊ का उनको फंडा ही नहीं था। कोई क्या मूल्य सोने का, निष्ठा, प्रेम और स्वामी भक्ति के आगे पूरी मेवाड़ की जनता को 5-5, 6-6 साल तक भोजन कराकर पालना, आप कल्पना करें सर। तो वो कर दिया उन्होंने स्कॉच अर्थ पॉलिसी से। राज सिंह जी ने पूरी जनता को खाली करके कुओं के अंदर जहर वहर डलवा के सारे खेत जला दिए गए, कुछ नहीं मिला मुगलों को जब वो यहां पर आए, और उनको आने दिया। तो देवारी तक ये पहुंच गया औरंगजेब। देवारी के पास में फिर उदय सागर जो है महाराणा उदय सिंह जी का बनाया हुआ, वहां पर इसने डेरा डाला, और वहां से इसने अपने बेटे अकबर को लगभग 30,000 सेना के साथ उदयपुर में हमला करने के लिए बोला। उदयपुर में एक कबूतर भी नहीं मिला इनको, बस कुछ बिल्कुल सिंपल जो बूढ़े बाढ़े लोग थे, कुछ बच्चे, स्त्रियां कुछ थी, वो मिली। नॉट अ सिंगल मैन टू कन्फ्रंट देम, खाली पड़ा उदयपुर। लेकिन वहां पर एक बड़ी शौर्य गाथा हुई। जगदीश मंदिर के बाहर एक चारण थे, नरू बारठ, 30 जनों ने
6 घंटे लड़ाई करके 1000 मुगलों को मार डाला। नरू बाराट की समाधि आज भी जगदीश मंदिर के बिल्कुल बगल में बनी हुई है। तो इस तरह से 30,000 सेना जब 10-15 दिन वहां पड़ी रही अकबर की, फिर उसने गोगुंदा से एग्जिट लिया, और वो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। गोगुंदा में राज सिंह जी की सेना और उनके सामंत तैयार बैठे थे। उसी तरह जैसे कि औरंगजेब को और उसकी पत्नी उदयपुरी को कैद किया गया था, वैसे ही अकबर को उस दर्रे में फंसाकर कैद किया गया, और बड़े बेटे जयसिंह जी के द्वारा, महाराणा राज सिंह जी के बेटे जयसिंह के द्वारा, जिनके नाम पर जयसमंद उन्होंने बाद में बनाया था। तो जयसिंह जी ने फिर बाद में दया करके उसको जाने दिया, अकबर को, कि ठीक है तुम निकल जाओ। फिर वे चित्तौड़ गए। इधर दयाल शाह, जिसकी बात मैं प्रसंग पहले कर चुका हूं, जो मालवा को लूटकर, मुसलमानों से खाली कराकर, मस्जिदें तोड़कर, मौलवियों की दाढ़ियां मुंडवाकर, कुरान की प्रतियां कुएं में फेंक कर पूरा रावेज करता हुआ मालवा को आ रहा था, वो जयसिंह जी से मिलता है चित्तौड़ के नीचे। और चित्तौड़ में टपकती बारिश के अंदर, उसका वीर विनोद में बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है, पूरी मुगल सेना का सफाया हो जाता है। वहां पर इनका जो बेटा था परवेज, इसका परवेज नाम था, परवेज, वो भागकर रणथंभौर के किले में जाकर शरण लेता है, तभी बच पाता है, अन्यथा मेवाड़ की सेना उसका वहां तक पीछा करती है। इधर छोटा बेटा भीम सिंह गुजरात और ईडर के अंदर गदर मचा रखा था उसने, जबरदस्त लूट मचाई उसने, 300 के आसपास मस्जिद उसने वहां पर ढा दी है, और खूब सारी पैसे और खूब सारे, और वो गुजरात को पूरी को जीत रहा था। राज सिंह जी ने बीच में सूरत के आसपास जब वो पहुंच गया था, तब संदेश देके उसको बुलवा लिया वापस। और मेन लड़ाई राज सिंह जी की और मुगलों की सेना की मुख्य जो 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 बीच में होती है, इधर उत्तर के पास जो चीड़वा घाटी के बाहर, वहां कंक्लूसिवली राज सिंह जी औरंगजेब की पूरी सेना को पराजित करके दिल्ली की तरफ रवाना कर देते हैं। टॉड लिखते हैं कि महाराणा राज सिंह जी का देहांत उस युद्ध में घायल होने के, उनके वुंड्स के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण हुआ, लेकिन वो बात जमती नहीं है। वीर विनोद में जो श्यामल दास जी ने तर्क दिए हैं, जो लॉजिक दिया है, एक चार थे, बहुत प्रेमी थे महाराणा राज सिंह जी के। दोनों व्यक्ति 1680 दिसंबर के अंदर खाना खाने बैठते हैं, और खाना खाते ही दोनों की आधे घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये बात सिद्ध थी कि दोनों को जहर दिया गया, जैसा कि मेवाड़ में दुर्भाग्य से महाराणा सांगा को भी दिया गया था। एक प्रथा थी कि जो भी सामंतगण किसी से कभी, जिसको किसी को खरीद लिया होगा औरंगजेब ने, तो ये श्यामल दास जी सिद्ध करने में सफल होते हैं। वो तर्क उनके बिल्कुल अकाट्य हैं कि महाराणा राज सिंह जी का देहांत भी वो कोई साधारण नहीं था, वो उनकी हत्या की गई थी 1680 में उस महापुरुष का। दुष्ट को, दुर्दांत को छोड़ देते हैं, और वो फिर धोखे से आपकी हत्या करवा देता है। ये पता नहीं, पूरे भारत में ये सद्गुण विकृति जो है, ये मुझे लगातार दिखाई पड़ती है। और मैं ये कहता हूँ कि शठे शाठ्यम समाचरेत, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अभिमन्यु का वध जिन्होंने किया, कृष्ण ने उनमें से किसी को भी छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा, नहीं साम छोड़ा। दाम दंड भेद कुछ भी करके उनका वध किया। ये एक्चुअली हत्या वो नहीं, तो ये वध है। बिल्कुल और वध है ऐसे सर। न केवल और इनका वध, बल्कि इनके जितने भी सहाय हैं, उन सबका वध जो है वो पूरी तरह से उचित है। इसमें कहीं भी कोई संदेह बिल्कुल की ठीक बात बात नहीं। होना ही चाहिए था, क्योंकि मेवाड़ के घराने को हम, और भी ज्यादा ये बात दुखद है, क्योंकि आप मेवाड़ के राजघराने के पास तो अनुभव था। आप इग्नोरेंस का बहाना नहीं ले सकते कि हमें नहीं पता था। आपको पता था कि किस तरह धोखा दे देकर अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह जी को मारा था। आपको पता था कि किस तरह से रणथंभौर के अंदर राव राजा हम्मीर के साथ धोखा किया गया था। आपको पता था कि किस तरह से आपके जनरल्स को खरीदा गया था। तो आप तो ये नहीं कह सकते थे कि हम तो भाई पुराना, हमारे पास नया एनिमी था। बाप्पा रावल ने तो कभी क्षमा नहीं किया इसको, मोहम्मद बिन कासिम को ठेठ ठोकते हुए ईरान तक छोड़कर आए थे। तो आप सही कह रहे हैं, सद्गुण विकृति है, बट अब उसकी कीमत चुका रहे हैं। पर परमात्मा का कोई विधान है, शायद कुछ होगा, आई डोंट नो क्यों था। बट चलिए, तो ये आपने बहुत सुंदर
पूरा वर्णन किया। अब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न भी आ चुके हैं, तो उनके प्रश्न को ले लेते हैं। हाँ सर। लोगों को इस चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो प्रश्न लेते हैं। सभी को अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के नोटिफिकेशन के लिए लेते रहें और आपके पत्रम पुष्पम से हमें अनुग्रहित करते रहें।